जिंदगी में हमने बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बिलीनियर बनते देखा है और वहीं पर कुछ मिलीनियर्स या बिलीनियर्स को बैंकरप्ट होते भी देखा है। आप सभी के मन में एक सवाल आया होगा कि कैसे कुछ लोग जो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, और वहीं पर कुछ लोग बचपन से ही बिलीनियर थे पर फिर भी वो आज बैंकरप्सी की कगार पर खड़े हैं। आप अमीर बनोगे या गरीब रहोगे, ये सिर्फ आपके फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं होता। पैसों के कुछ रूल्स है और यही रूल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो इन रूल्स को अच्छे से समझ लेता है और अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है वो जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स जब सिर्फ 13 साल के थे तब उन्हें एक क्लासमेट मिला था जिसका नाम था पॉल एलन। उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा नए थे और हर स्कूल के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, पर लेक साइड स्कूल एक ऐसी जगह थी जिन्होंने कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया था। अगर हम 1968 के हिसाब से देखें तो उस वक्त 300 मिलियन बच्चे थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, पर लेक साइड स्कूल जो एक इकलौता ऐसा स्कूल था जिसने कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया था उसके पास सिर्फ 300 बच्चे पढ़ रहे थे। यानी 300 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों को ही कंप्यूटर का एक्सेस था, यानी इट वॉज 1 in a million चांस। और इन 300 बच्चों में से बिल गेट्स एक बच्चे थे। बिल गेट्स ने खुद माना था कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। केंट इवंस भी उन 300 बच्चों में से एक बच्चे थे जो मैथ्स में काफी जीनियस थे। केंट इवन और बिल गेट्स ने मिलकर अपने स्कूल के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसके बाद उस स्कूल के बच्चे अपने हिसाब से अपने लिए क्लास अटेंड कर सकते थे। बिल गेट्स और केंट इवन घंटों कंप्यूटर के बारे में बातें करते थे। उन दोनों को पता था कि कंप्यूटर ही फ्यूचर है, पर फिर भी आज तक हमने केंट इवन का नाम नहीं सुना, क्योंकि हुआ यह था माउंटेनियरिंग करते वक्त केंट इवन की मौत हो गई थी। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 मिलियन में कोई एक ही सिर्फ माउंटेनियरिंग करते वक्त मरता है, और वो 1 in a million केंट इवन थे। तो हमारे रूल के हिसाब से केंट इवन और बिल गेट्स दोनों के लिए भी लक ने काम किया था, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों भी 1 in a million थे। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि कई बार कुछ फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे लिए काम करती है, अच्छा या फिर बुरा, पर हमें उन बातों पर फोकस करना है जो हमारे हाथों में है। वैसे देखा जाए तो लेक साइड स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे थे, पर उनमें से सिर्फ बिल गेट्स ही अकेले थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा किया। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उन पर फोकस ना करते हुए उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारी कंट्रोल में है। नेक्स्ट रूल है नेवर इनफ। रजत गुप्ता जो इंडिया में कैलकाटा में बॉर्न हुए थे वो मैकेंजी एंड कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, जो कि दुनिया की बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी, पर रजत गुप्ता को बिलियनियर बनना था। 2008 में यूएस की एक कंपनी गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, पर इस बहुत बड़ी कंपनी को बचाने के लिए वॉरेन बफेट ने इस कंपनी में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा। सबको पता था कि अगर वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 2008 में रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर में से एक थे, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्हें पहले से ही पता चल गया था, जिसकी वजह से रजत गुप्ता ने राज रत्नम को फोन किया और गोल्डमैन सैक्स के शेयर्स खरीदने के लिए कहा, जिसके बाद राज रत्नम ने गोल्डमैन सैक्स के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट की न्यूज ऑफिशियली आउट हो गई तो राज रत्नम ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। आपको लग रहा होगा कि क्या बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का, पर आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? रजत गुप्ता और राज रत्नम दोनों को भी इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में जेल जाना पड़ा। हम सबको पता है कि हमें एक अमाउंट चाहिए जिसके बाद हम कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी सके, अपने शौक पूरे कर सके, पर उस अमाउंट के बाद सब कुछ सिर्फ हमारे ईगो के लिए होता है। तो जिस पैसों की हमें जरूरत नहीं है उसे कमाने के लिए हम उन चीजों को दांव पर लगा देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी है, और वो है रिस्पेक्ट। तो तीसरा रूल है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर अपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उनकी नेटवर्थ आज $84.5 बिलियन से भी ज्यादा है, पर $84.5 बिलियन में से $84.2 बिलियन वॉरेन बफेट ने अपने 50th बर्थडे के बाद कमाए हैं। यानी 99.6% वेल्थ जो कि वॉरेन बफेट के पास अभी है वो उन्होंने 50 साल के बाद कमाई है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। एट द एज ऑफ 30 वॉरेन बफेट के पास $1 मिलियन थे। उस $1 मिलियन को वॉरेन बफेट ने 22% सालाना रिटर्न के साथ ग्रो किया है।
और आज उनकी नेटवर्थ $84 बिलियन से भी ज्यादा है। वहीं पर जिम साइमन एक हेज फंड के हेड है। जिम साइमन ने 1988 से ऑन एन एवरेज अपने पैसों को 66% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ अपने पैसों को ग्रो किया है, पर वॉरेन बफेट ने अपने पैसों को सिर्फ 22% कंपाउंडिंग रेट के साथ ग्रो किया है। जिम साइमन की नेटवर्थ आज $23 बिलियन है, जो कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से बहुत कम है। पर ऐसा क्यों? ऑब्वियसली इसका आंसर है कंपाउंडिंग। जिम साइमन ने एट द एज ऑफ 50 अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, जबकि वॉरेन बफेट ने एट द एज ऑफ 10 अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो वॉरेन बफेट को 70 साल मिल गए अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए, वहीं पर जिम साइमन को सिर्फ 20 या 30 ईयर्स ही मिलेंगे अब अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए। तो आपको भी जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी अगर आपको भी अमीर बनना है। द अर्ली यू विल स्टार्ट, द अर्ली यू विल रीच। तो नेक्स्ट रूल है फ्रीडम। हर एक इंसान की सक्सेस और हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग है, पर हर किसी को अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहिए होता है, और चाहिए होता है पैसा। पैसा ही ऐसी एक चीज है जो आपको आपके लाइफ के ऊपर कंट्रोल दे सकती है, वरना कोई और ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप कई वेकेशंस पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ में थोड़े समय के लिए फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है 6 महीने के लिए, तो आपको अपने बॉस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीनों में आप आसानी से अगली जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास और थोड़े पैसे हैं तो आप कम सैलरी वाली जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सके और अपनी लाइफ में फ्रीडम एंजॉय कर सके। तो सिंपल सी बात है कि हम अपनी लाइफ में पैसों से ही फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, और यही पैसे कमाने का होल एंड सोल गोल होना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल है मैन इन द कार पैराडॉक्स। अगर आप कभी भी 5 स्टार होटल के एरिया में भी जाओगे, वहां पर आपको फरारी, पोर्श, लैम्बोर्गिनी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगी, और हम वहां पर जाकर भी सिर्फ उन गाड़ियों को ही देखते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इन गाड़ियों में कौन बैठता है या फिर ये गाड़ी किसकी है। ये सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, और यही बात लोग फॉलो करते हैं। जब हम कार खरीदते हैं तब लोग भी सिर्फ हमारी कार को ही देखते हैं, हमें नहीं देखते। पर हमें यही लग रहा होता है कि लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं, हमारी कार को नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ियां, ये सब खरीद कर हम लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने अमीर हैं और अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल बन चुके हैं। पर रियलिटी तो यह है कि जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता कि इन महंगी गाड़ियों में कौन बैठता है, वैसे ही लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी गाड़ी में घूमते हैं या फिर हमने कितनी अच्छी घड़ी पहनी है। हमें इन गाड़ी या घड़ियों से ज्यादा फ्रीडम और रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट रूल है सेव द मनी। मान लो राम और श्याम 2 अच्छे दोस्त हैं। दोनों में से राम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हुए 8% एनुअल रिटर्न कमाता है, वहीं पर श्याम एक अच्छा इन्वेस्टर है और वो 12% एनुअल रिटर्न कमाता है। तो वैसे देखा जाए तो श्याम राम से अच्छा इन्वेस्टर है, पर दोनों में एक और डिफरेंस है। राम अपने पैसों को श्याम से ज्यादा अच्छा मैनेज कर लेता है, और राम को हैप्पी रहने के लिए बहुत कम पैसों की जरूरत है। तो अगर हम रिटायरमेंट के वक्त देखेंगे तो राम के पास श्याम से ज्यादा पैसे होंगे, और इसका सिंपल रीजन है कि आप कितने परसेंट से अपने वेल्थ को ग्रो करते हैं, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कम पैसे अपने ऊपर खर्च करते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप उन लोगों से काफी आगे निकल जाओगे जो कि भले ही अच्छे इन्वेस्टर है पर कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है वेल्थ इज द मनी दैट यू डोंट सी। एक होटल का मैनेजर हमेशा एक आदमी को देखता था जो अपने BMW के साथ उसके होटल में आता था, पर एक दिन वो नॉर्मल सी होंडा कार में वहां पर आ गया। तब उस मैनेजर ने पूछा कि आपकी BMW को क्या हुआ। तब उस आदमी ने मैनेजर को बताया कि मैंने उस कार के लिए 50 लाख का लोन लिया था, जो कि अब डिफॉल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बैंक वाले मेरी कार को उठाकर ले गए। जब कभी भी हम किसी आदमी को BMW या फिर ऐसी ही महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि उस आदमी के पास 50 लाख रुपए है, पर रियलिटी तो यह है कि वो गाड़ी खरीदने के बाद उस आदमी के पास जितने पैसे थे उसके पास उससे 50 लाख रुपए अब कम है। या तो हो सकता है कि उस आदमी ने 50 लाख का लोन लिया हुआ है। तो जब भी हमें लगता है कि हमें मिलीनियर बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें $1 मिलियन खर्च करने हैं। उसका मतलब सिंपली ये होता है कि हमारे बैंक में $1 मिलियन खर्च करने के लिए होने चाहिए, ना कि हमें वो एक्चुअल में खर्च करने हैं। क्योंकि $1 मिलियन मिलने के बाद अगर आप उन $1 मिलियन को खर्च कर दोगे तो आप मिलीनियर नहीं रहोगे, बल्कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे। तो रियल वेल्थ जो होती है वो हिडन होती है। रियल वेल्थ कभी भी अपनी गाड़ियों में, घड़ियों में, जूतों, कपड़ों में नहीं होती। वो हमेशा ही हिडन होती है, जो कि आइदर आपके एसेट्स में या फिर आपके बैंक्स में होती है। तो इन रूल्स की सारी जानकारी मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ली है, जो कि मॉर्गन हाउसेल की एक बुक है, जिसे मैं आप सबको जरूर रेकमेंड करूंगा।
तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।